अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आज इंसाफ 2 का 36वां प्रोग्राम है और इस तमाम अरसे में हमने बेशुमार मुकदमात पर बात की। किसी की ज़मीन व जायदाद का मसला था तो किसी का बेटा कत्ल हो गया था, किसी की बहन को अगवा कर लिया गया था तो किसी की बेटी की इज्जत को सरे बाजार रुस्वा किया गया था, किसी को मंशियात के झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था तो कोई पुलिस की ज्यादती और अदालत की बेहिसी का शिकार था। हमें जहां जहां जुल्म दिखा, हमने इस नीयत से उस जुल्म की निशानदही की कि अगर हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से किसी मजलूम की दाद रसी हो जाए तो हमारे लिए इससे बेहतर क्या होगा, और बदले में हमें आपकी मोहब्बत, आपका खलूस, आपकी नेक तमन्नाएं और दुआएं मिली, जिसके लिए मैं ज़ाती तौर पर आप सबका बहुत मशकूर हूँ। और आगे भी आपसे इल्तमास है कि मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो इतना कहूंगा कि अगर कोई दुश्मन के हाथों कत्ल होता है। आमदेद, अब बात करते हैं आज के दूसरे मुकदमे पर। यह मुकदमा भी कत्ल का है। किसका कत्ल हुआ, किसने किया, आइए जानते हैं। ये हारूनाबाद का नवाही गांव 315/4 है, जहां 2008 में केस लड़ने पर एडवोकेट आमिर हनीफ को मार दिया गया, जिसके बाद से इसके घर वाले इंसाफ के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। आमिर के छोटे भाई इम्तियाज हनीफ का कहना है कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ऐसे जुमा पढ़िया ते 17-18 बंदे सीगे, उन्होंने हमलावर होया मस्जिद दे विच जुत्तियां पाउंदे सीगे। भाई अमर भज के बाहर निकले, मगर ही वो भजे आ, उन्होंने मारिया सिट के, तो शाह ने फैर मारिया जी भाई अमर दे, फैर मार के तो वो भज गया जी। तो 3 साल हो गए सानू केस लड़ते हैं, सानू इंसाफ नहीं मिला हाले तक। 28 अगस्त 2008 को गांव में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसका केस आमिर हनीफ ने लड़ना शुरू किया, जबकि दूसरे ग्रुप की मदद मोहम्मद शाहिद कर रहा था। मुद्दई के बकौल इसी बात पर 5 सितंबर को जब मकतूल जुम्मा की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहा था तो मोहम्मद शाहिद ने अपने साथियों के हमरा हमला करके आमिर को मार दिया। केस की FIR थाना मरोट में 9 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई। कि मेरा जवान बेटा मर्डर हो गया, दूसरा जी सानू पुलिस ने बहुत साडे नाल ज्यादती की थी ते सानू आला वजीर आला नू असीं कोशिश की कई दफ़ा मिलने की, वजीर आला ने सानू टाइम नहीं दिता। हनीफ का ये कहना है कि उसके दोनों बेटों पर यह जुल्म इसलिए हुआ क्योंकि उसका एक बेटा आमिर पेशे से वकील था और इन्हीं मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज होने वाले एक दूसरे मुकदमे की पैरवी कर रहा था। मुल्जिमान ने कई बार इसको समझाया कि मुकदमे की पैरवी ना करे, लेकिन आमिर बाज ना आया। आखिरकार मुल्जिमान ने दोनों भाइयों पर मस्जिद में तशद्दुद किया और फिर मस्जिद से बाहर लाकर आमिर को गोली मार दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हो गई। आमिर का दूसरा भाई सख्त जख्मी हुआ, जिसकी हालत तशवीशनाक थी। पुलिस ने इस वाक़ये के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया। जब हमने अहले इलाका से इस वाक़ये के बारे में पूछा तो उन्होंने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। मस्जिद अंदरों के बाद सेल से निकले हैं तो मस्जिद सेल अंदर बंदे मसला दाखिल होए सन, वो जाहिद हनीफ नूं मारते सन, पकड़ तकड़ बंदे करते थे, तू मैं होंदा सी, कईयां कोल असला भी सी, कईयां कोल सोटे सीगे। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਹਦ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਅਮਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਖੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, इलेक्शन जीत के ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। दूसरी तरफ शाहिद के भाई अमीन का कहना है कि कत्ल उसके भाई ने नहीं किया, सोची समझी साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। आई जी आफर तफ्तीशां होईयां ने क्राइम ब्रांच लाहौर, उत्थे बंदे साडे बेगुनाह होए ने। भाई दे उत्ते कोई बरामदगी नहीं साबित कर सके, ना उस हत्थ 'ਚ कोई चीज़ सीगी। इन्हां दे अपने बंदे जिहड़े ने ये गल मनदे ने, कईयां बंदियां ने इन्हां दे बकौल ने कि उस बंदे को कोई चीज़ नहीं सीगी, वो खाली हाथ सीगा। मुद्दई पार्टी केस की तफ्तीश से मुतमैन नहीं, जिसकी वजह से तफ्तीश बार बार की गई और ताहाल अदालत में केस का मुकम्मल चालान जमा नहीं करवाया गया। इस तगासा के वकील का कहना है कि मुखालिफ पार्टी जानबूझकर केस को लटका रही है। मुलजम पार्टी जो है कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई दरखास्त दे के, कभी 265 की दरखास्त दे दी, कभी बरीयत की दे दी, कभी किसी की गैर हाजिरी की दे दी, कभी कोई गैर हाजिर हो गया, कभी कोई गैर हाजिर हो गया। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इंसाफ में तखीर हो रही है। इस बारे में वकील सफाई मोहम्मद अख्तर ताहिर का कहना है कि इसका मुवक्किल बेकसूर है। तमाम तफ्तीशी ऑफिसर जितने भी आए हैं उन्होंने ये कहा है कि फायर जो है इससे नहीं लगा हुआ है,
उन्होंने एक दीगर आदमी है उसको नामजद किया है, लेकिन कंप्लेनेंट पार्टी जो है वो उस पे बजिद है कि नहीं हमारा मुल्ज़िम ये है। इस केस में एक मुल्जिम इश्तहारी और 7 लोगों की जमानत हो चुकी है। मुद्दई पार्टी का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको इंसाफ दिलाएं। मुद्दई पार्टी का ये कहना है कि पुलिस ने इस मुकदमे में बहुत नाइंसाफी की है। पर्चे में नामजद कुछ मुल्जिमान को बेगुनाह लिख दिया और कुछ नए मुल्जिमान शामिल कर दिए, जिसकी वजह से मुकदमे की बुनियाद खराब हो गई और मुद्दई को इंसाफ हासिल करने के लिए अदालत में एक इस्तगासा दायर करना पड़ा और इस्तगासा दायर करने की वजह से मुल्जिमान को बाआसानी जमानत मिल गई। इस मुकदमे के हवाले से हमारे कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। खुर्रम साहब, दूसरे मुकदमे पर बात करते हैं। दूसरा मुकदमा जो है एक वकील साहब का है। एक और मुकदमे की वो पैरवी कर रहे थे बतौर वकील, और उस मुकदमे के जो मुल्ज़िमान थे उन्होंने इन पर और इनके भाई पर पहले मस्जिद के अंदर तशद्दुद किया, उसके बाद मस्जिद से बाहर निकाला और वकील साहब को गोली मार दी, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़या हो गई। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, हमारा प्रोफेशन ऐसे है कि हम लोग अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के अंदर हमने देखा है कि वकील को कोई एज सच प्रोटेक्शन नहीं मिलती है और हमने मुताद्दिद वाक़यात देखे हैं। ये तो आप एक इंसिडेंट कोट कर रहे हैं, कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनके अंदर के वकला को ज़ाती दुश्मनी की बिना पर या इस पैरवी की वजह से कि वो केस की कर रहे हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट मैं ये कहूँगा। और ये ट्रेंड जो तशद्दुद का है ये ख़त्म होना चाहिए माशरे से, और वो लोग जो यहाँ सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं इंसाफ के हसूल में माशरे की या यहाँ के शहरियों की मदद कर रहे हैं, सरकार को भी चाहिए कि उनको प्रोटेक्शन दे। इस मुकदमे में जो नामजद मुल्ज़िमान थे FIR के मुताबिक वो तकरीबन 11 के करीब थे। एक मरकजी मुल्ज़िम है वो जेल में, 7 जमानत पे हैं, 3 जो हैं वो अभी तक मफरूर हैं। जो 7 जमानत पे हैं उनकी जमानत कुछ इस तरह से हुई कि जब पुलिस ने तफ्तीश की तो वो मुद्दई जो वो वकील साहब के वालिद हैं उन्होंने कहा जी कि वो मेरिट्स पर नहीं हुई, लिहाजा मैंने इस्तगासा दायर कर दी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है आम आदमी के ज़हन में कि जब भी किसी क्रिमिनल केस में इस्तगासा दायर होता है जमानत इतनी आसान क्यों हो जाती है? देखिए ये एक मिसकंसेप्शन मैं कहूँगा, एंड एज ए स्टूडेंट लॉ जब भी कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है कि जी आप एक जामिन दे दीजिए ताकि मैं आपको उसकी तहवील में दे दूं और जब ज़रूरत हो वो आपको पेश करे, या अगर आप ना हो तो वो जिम्मेवार हो आपको पेश करने का, तो ये एक बेल ग्रांटिंग ऑर्डर होता है। इट इज़ नॉट पास्ड इन अ मैकेनिकल मैनर। और जो बेल का कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 9 है, स्टेट इज टू प्रोटेक्ट लाइफ लिबर्टी, वहां से ये ड्राइव होता है। और फिर जब आप CRPC में आते हैं तो वहां पर ये लॉ के अंदर 496, 497 और 498 के अंदर इसकी प्रोविजंस दी गई हैं, और इसी तरह 426 के अंदर उसको फर्दर एलैबोरेट किया गया एपलेट स्टेज के ऊपर। तो जब भी बेल का ऑर्डर पास करेगी, कोई जुडिशियल ऑर्डर जब पास किया जाएगा, ये तो वैसे ही इट गोज विदाउट सेइंग कि देयर हैव टू बी रीजंस, उसके रीजंस देने पड़ेंगे। तो ये कुछ हमारे पार्ट पे लैप्स आ जाता है कि हम उसको कंटेस्ट नहीं करते। लेकिन जो मैजिस्ट्रेट साहब जब कहते हैं जी जमानत देते हैं वो कोई रीजंस नहीं देते। देखिए वो गलत 2-3 लाइनों का ऑर्डर गलत करते हैं। बता देते हैं जो फर्क इसमें बुनियादी तौर पे आपने बड़ा अच्छा कहा कि कायरीन के लिए एक बात कि FIR सिर्फ शर्त नहीं है, FIR थाने में दर्ज हो, तफ्तीश के नतीजे में पुलिस इस बात पे पहुंचे कि हाँ ये इन्वॉल्व हैं, लोग मुलव्वस हैं, तो उसे हम कहते हैं चालान। एक होता है चालान केस जो कि निकलता है FIR में से और कोर्ट तक पहुंचता है, उसमें कई लोग पुलिस तहवील में लेती है, कई लोगों को खाना नंबर 2 हम उसे कहते हैं उसमें रख के तो अदालत के रहमो करम पे भेज देती है। दूसरी सूरत हाल है जहाँ पे प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा दफ़ा 200 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सीधा दायर कर दी अदालत में, जी मेरे साथ ये ज्यादती या मैं तफ्तीश से खुश नहीं हूँ। ठीक है। जो पुराना लॉ हमारे यहाँ चल रहा था ज़ाब्ता फौजदारी के हवाले से, जब खाना नंबर 2 वाले मुल्ज़िमों को तलब करेगी अदालत या इस्तगासे में तलब करेगी तो रवाजन ये था कि सेक्शन 91 दफ़ा 91 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उन्हें पाबंद करेगी कि आप अपना ज़ामन लाओ, बॉन्ड दो कि आप हाजिर होते रहोगे। ठीक है। उनको तहवील में नहीं लिया जाता पहले। जब चालान केस में आप एक दफ़ा जेल चले जाओ तो 497
اگر جیل نہیں گئے تو 498 ضابطہ فوجداری میں قبل از گرفتاری کرواتے ہو. پریولیج لٹیگیشن بھی فوجداری میں تو بہت ہے, ہماری جیلیں بھری پڑی ہیں. ایک آدمی جرم کرتا ہے 9 بندوں پہ پرچہ ہوتا ہے, اور بہت گواہ جھوٹے ہوتے ہیں, واقعات جھوٹے ہوتے ہیں, برآمدگیاں جھوٹی ہوتی ہیں. ضمانت کے قانون, اور اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ, جی ضمانت کے قانون کو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ضمانت کا جو قانون ہے انڈر سیکشن 497 اینڈ 498 آف کرمنل پروسیجر کوڈ, وہ بڑا بہترین قانون ہے, جس میں اب قبل از گرفتاری کی جو بیسک گراؤنڈ ہے وہ ملافائڈی ہے, اور بعد ازاں گرفتاری کی بیسک گراؤنڈ جو ہے وہ فردر انکوائری ہے. گراؤنڈ ایک ہی ہے, دونوں کی گراؤنڈ, لیکن بائی اینڈ لارج ملافائڈی پہ دھیان دیا جاتا ہے قبل از گرفتاری میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی اسپرٹ کو ہم استغاثوں میں کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ اگر کسی کے خلاف جھوٹا استغاثہ ہوا ہے تو عدالت اس کو ضمانت دے. اب ججمنٹ آ گئی عدالت عظمیٰ کی, اور انہوں نے فرما دیا کہ اس طرح کے مقدمات میں بھی آپ وہی پرنسپلز لگائیں گے. امید کرتے ہیں کہ اس ججمنٹ کا اطلاق بھی ہو, اور نچلی سطح تک جو نیچے ہماری عدالتیں کام کری ہیں جہاں پہ استغاثے دائر کیے جاتے ہیں وہاں پہ اس ججمنٹ میں دی گئی تو ہے. لیکن دیکھیے مس یوز بھی بہت ہوگا اس کی وجہ سے. میں یہ بڑا برملا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ گراؤنڈ ریالٹیز سے ہٹ کے جب ججمنٹ دیتے ہیں, اس کا جو ہے نا حل, اگر اس کا مس یوز ہوتا ہے, اگر کوئی جھوٹا مقدمہ کسی کے خلاف دائر کرتا ہے تو وہاں سے بھی ہمیں اپنے نظام کو بہتر کرنا ہے. ہم کیوں نہیں ان پروویژنز کو حرکت میں لے کر آتے جو کسی ایسے شخص کو سزا دے سکتی ہے جس نے جھوٹا مقدمہ درج کیا. میں یہاں پہ عدالتوں میں جاتا ہوں, میجسٹریٹ صاحب کے پاس اگر پیش ہوں, انہیں بتائیں کہ جی یہ جھوٹا مقدمہ تھا, اس کے خلاف آپ کاروائی کریں 476 کی یا کسی اور پروویژن کے تحت PPC, میجسٹریٹ صاحب نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ؟ میرے بھائی تائید کریں گے میری بات کی. عرض یہ ہے کہ استغاثے میں انفارچونیٹلی ہماری جوڈیشری نے یہ رول آف تھم بنا لیا ہے کہ جس کے خلاف استغاثہ ہے سب کو طلب کر لو. بلائنڈ فولڈلی کرتے ہیں. کیوں جی؟ یہی صورتحال ہے. جتنے لوگوں کے خلاف گیا سب کو طلب کر لیا. ٹھیک ہے, میں یہاں بیٹھا آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں, ہائی کورٹ پریمیسز میں کچھ شور مچتا ہے, میرا نام دے دیں استغاثے میں طلب کروائیں, جیل بھیج دیں, پھر میں ضمانتیں کرواتا رہوں. میرے ان دنوں اور ان گھنٹوں کا حساب کون دے گا جو بے گناہ میں نے کسٹڈی میں؟ کانسٹیٹیوشن مجھے پروٹیکشن دے رہا ہے. آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ نو ڈیٹریمنٹل ایکشن جو کہ افیکٹنگ لائف اینڈ آنر ہوگا وہ ان اکارڈنس ود لا ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. آرٹیکل 9 میں میری لائف اینڈ لبرٹی آئین نے پروٹیکٹ کی, میرا بنیادی انسانی حق ہے. خواتین و حضرات, قانونی ماہرین کی گفتگو آپ نے سنی. اس گفتگو کو سن کر تو یہی لگتا ہے کہ ابھی اس معاشرے میں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ہم سب کو بطور قوم بہت محنت کرنی پڑے گی. لہٰذا میں اس پروگرام کے توسط سے آج اس گفتگو کے تناظر میں چیف جسٹس پاکستان جناب افتخار محمد چودھری کو, ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو, حکومت کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان میں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اور مظلوم کی داد رسی کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جائیں, کیونکہ یہ وقت کا اور حالات کا تقاضا ہے. اگلی ملاقات تک کے لیے بیرسٹر احتشام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگر آپ